Assalamu alaikum dear friends. Today I am going to teach you invertebrate excretory system. इस लेक्चर का मैं आपको एक बार ओवरव्यू बता दूं. डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे. पहला पॉइंट ये होगा कि जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो किन किन इन्वायरमेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं. सेकंड पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन सी हैं और उनके अंदर कैसे डेवलप्ड हुई हैं. अगर मैं किंगडम एनिमेलिया की बात करता हूं तो किंगडम एनिमेलिया की अगर आपको क्लासिफिकेशन बेटा आती है, यानी कि फाइलम पोरीफेरा से जब हम ऑनवर्ड मूव करते हैं उसके बाद एनिलिड्स की तरफ जाते हैं, फ्लैटवर्म्स आएंगे आपके पास, देन आप जाते हैं मोलस्कस की तरफ, आर्थ्रोपोड्स की जानिब. तो डियर फ्रेंड्स, ये जितने भी एनिमल्स हैं इन तमाम एनिमल्स के अंदर जैसे जैसे फाइलम, एक फाइलम से आप दूसरे फाइलम में जाते हैं, इसी तरह से जब हम एक फाइलम से दूसरे फाइलम में जा रहे हैं उसके साथ साथ जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं, जो ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी चेंज होती जा रही हैं. यानी कि ओवरऑल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो फाइलम पोरीफेरा है, जो सबसे पहले प्रोटोजोआ थे, उनके अंदर वो किस तरह से खुद को ऑस्मोरेगुलेट करते थे, किस तरह से अपने वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करवाते थे. फिर हम ये देखेंगे कि जो प्रोटोनेफ्रिडिया है ये किन के अंदर मौजूद था, मेटानेफ्रिडिया किन के अंदर मौजूद है. देन हम देखेंगे एंटीनल ग्लैंड्स के बारे में, मालफिजियन टब्यूल्स के बारे में देखेंगे और कोएक्सियल ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं कि वो काम कैसे करते हैं, किन के अंदर मौजूद होते हैं, और एंटीनल ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स या मैक्सिलरी ग्लैंड्स, इनकी वजह क्या होती है, इसको एक ही नाम और डिफरेंट नेम से क्यों पुकारा जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से. पॉइंट नंबर 1 ये कि अगर डियर फ्रेंड्स, अगर हम इन्वर्टिब्रेट्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इन्वर्टिब्रेट्स किस किस मीडियम में पाए जाते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं. इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी मौजूद होंगे. ये आपके पास हाइपरसलाइन इन्वायरमेंट, यानी कि जो समुद्री पानी है, सी वाटर है, ये सी वाला इन्वायरमेंट है, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे. और तीसरी बात, अगर हम टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो कुछ इन्वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सक्सेसफुली जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट को. अगर मैं बात करता हूं एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाने वाले इन्वर्टिब्रेट्स की, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि वो क्या है. दीज आर द ओस्मोरेगुलेटर्स. वो क्या होते हैं? ओस्मोरेगुलेटर्स है, यानी कि वो तमाम आपके पास इन्वर्टिब्रेट्स जो कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं, वो क्या हैं? ओस्मोरेगुलेटर हैं. इसका मतलब ये है, देखें एक्वेटिक इन्वायरमेंट है, फ्रेश वाटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डियर फ्रेंड्स उस वाटर के अंदर जो साल्ट्स की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी? लो होगी. साल्ट्स इज लो इन इन्वायरमेंट के अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या है? लो है. लेकिन एनिमल क्या करेगा, जो इन्वर्टिब्रेट है, वो उसकी कोशिश होगी कि वो अपनी बॉडी के अंदर साल्ट्स को मेंटेन करे. किस चीज़ को मेंटेन करे? उसकी कोशिश होगी वो साल्ट्स को मेंटेन करने की कोशिश करेगा. चूंकि फ्रेश वाटर में जो पानी होता है वो ज़्यादा होता है, इसी वजह से वो कोशिश करेगा कि अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर को क्या किया जाएगा? वाटर इज रिमूव्ड. एक्सेस वाटर को क्या करे? वो अपनी बॉडी से ज़्यादा रिमूव करने की कोशिश करेगा. और इसी तरह से डियर फ्रेंड्स, अगर हम एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो इक्वेटिक जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो इस तरह से खुद को क्या कर रहे होते हैं? ऑस्मोरेगुलेट कर रहे होते हैं, और इनकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो बॉडी से डिफ्यूज कर रहे होते हैं. नेक्स्ट वन इज अ हाइपरसलाइन इन्वायरमेंट. तो डियर फ्रेंड्स, वो इन्वर्टिब्रेट्स जो आपके पास सी वाटर के अंदर मौजूद है या मैरीन इन्वायरमेंट में पाए जा रहे हैं, उनको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है. यानी कि वो क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स? दीज आर द ओस्मो कन्फॉर्मर्स. वो क्या है? वो आपके पास हैं ओस्मो कन्फॉर्मर्स. अब ओस्मो कन्फॉर्मर्स हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स को कहते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर ना तो साल्ट्स का ख्याल रखते हैं, ना ही वाटर की कंसंट्रेशन का ख्याल रखते हैं. तो इसका मतलब यह हुआ कि हाइपरसलाइन इन्वायरमेंट के अंदर जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो ओस्मो कन्फॉर्मर्स होंगे. यानी कि जितनी साल्ट की कंसंट्रेशन बाहर वाले इन्वायरमेंट के अंदर होगी, साल्ट्स की उतनी ही कंसंट्रेशन कहाँ पर होगी? साल्ट्स की उतनी ही कंसंट्रेशन होगी इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो जानदार होगा उसकी बॉडी के अंदर भी साल्ट्स की उतनी ही कंसंट्रेशन होगी जितनी के बाहर वाले इन्वायरमेंट. दैट्स वाई हम उनको क्या नाम दे देंगे? हम उनको नाम दे देंगे कि ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, दीज आर द ओस्मो कन्फॉर्मर्स. अब टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर जो कंडीशन है वो टोटली डिफरेंट होती हैं एक्वेटिक इन्वायरमेंट, फ्रेश वाटर या फिर हाइपरसलाइन इन्वायरमेंट से, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर होता है, वाटर इज लेस अवेलेबल. पानी की यहाँ पर कमी होती है. वाटर इज लेस अवेलेबल. यहाँ पर पानी की क्या होती है? कमी होती है. ठीक है. अब डियर फ्रेंड्स,
कुछ इन्वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं, जैसा कि आपके पास अगर मैं आर्थ्रोपोड्स की बात करता हूं, आर्थ्रोपोड्स, तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर मेरे पास काफ़ी सारी वैसे तो एग्जांपल हैं, जैसा कि स्पाइडर, इसी तरह से स्कॉर्पियन, इसी तरह से ट्रिक्स, इसी तरह से डियर फ्रेंड्स माइट्स। ये जितने भी एनिमल्स हैं, ये तमाम के तमाम एनिमल्स ने सक्सेसफुली खुद को अडॉप्ट कर लिया है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने के लिए। अब देखिए टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में पानी कम होता है, इसका मतलब है कि इनके अंदर जो अडॉप्टेशन होंगी, दे हैव द टोटली डिफरेंट अडॉप्टेशंस फ्रॉम द हाइपरस्लाइन इन्वर्टिब्रेट्स एज वेल एज द फ्रेश वाटर और एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स से टोटली इनके अंदर अडॉप्टेशन क्या रहने वाली है, डिफरेंट रहने वाली हैं। तो इसका मतलब है कि इन्वर्टिब्रेट्स हर एक इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, और कुछ इन्वर्टिब्रेट्स के कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि आर्थ्रोपोड्स। अब हम ये देखते हैं कि ये किस तरह से इनके अंदर ओस्मो रेगुलेशन होती है, और ये ओस्मो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी हैं, और अपनी बॉडी से ये वेस्ट मटेरियल्स को किस तरह से कलेक्ट करके रिमूव भी करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें पहले जो स्ट्रक्चर है दैट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। किंगडम एनिमेलिया में सबसे जो बेसिक फाइलम होता है दैट इज द फाइलम पोरिफेरा। फाइलम पोरिफेरा। अब अगर मैं फाइलम पोरिफेरा की बात करता हूं, तो फाइलम पोरिफेरा के अंदर जो एनिमल्स मौजूद हैं, ठीक है, फाइलम पोरिफेरा या फिर सिंपल प्रोटोजोआ की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो वहां पर डियर फ्रेंड्स जो एनिमल्स मौजूद हैं, उन एनिमल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। वैक्यूल्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो इन्वर्टिब्रेट्स जो कि मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर हैं, हमने ऊपर अभी पढ़ा कि इन्वर्टिब्रेट्स मैरीन में भी हैं और फ्रेश वाटर के अंदर भी होते हैं। अब वो इन्वर्टिब्रेट्स जो कि मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं, तो डियर फ्रेंड्स उन इन्वर्टिब्रेट्स में, वो इन्वर्टिब्रेट्स जो कि मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं, वो इन्वर्टिब्रेट्स अपनी बॉडी के अंदर इस चीज़ को मेंटेन नहीं रखते। यानी कि मेंटेन रखने का मतलब ये हुआ कि वो क्या करते हैं, ना तो उनको अपनी बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन करने की ज़रूरत है, ना ही वो अपनी बॉडी के अंदर साल्ट्स को मेंटेन करने की ज़रूरत है। डू नॉट मेंटेन्स, यानी कि इन दूसरे अल्फाज में अगर हम इनके लिए टर्म इस्तेमाल करना चाहें तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे कि ये क्या होंगे, ओस्मो कन्फॉर्मर्स होंगे। लेकिन उसके बरक्स अगर हम बात कर लेते हैं फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट्स की, तो फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट्स क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं। एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड, अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। एक्सेस वाटर रिमूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में तो पानी तो पहले से ज्यादा है। इसका मतलब है कि पानी जो होगा वो उनकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली डिफ्यूज करता जाएगा। तो ये क्या कोशिश होगी इनकी कि अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर, जो पानी कंटिन्यूसली उनकी बॉडी के अंदर आ रहा है, उस पानी को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का इस्तेमाल करें, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का इस्तेमाल करके उस वाटर को बॉडी से बाहर रिमूव करते जाएं। और ये इनकी कोशिश ये भी होती है कि ये जो साल्ट्स टेक इनटू द बॉडी, और इनकी कोशिश ये भी होगी कि ये साल्ट्स को अपनी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली लेकर आएं। यानी कि एक्सेस वाटर को बाहर निकालने के लिए और साल्ट्स को बॉडी के अंदर लेकर आने के लिए ये क्या इस्तेमाल करेंगे, दे यूज़ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये बेसिक स्ट्रक्चर आ गया जिसकी मदद से जो आपके पास इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो खुद को ओस्मो रेगुलेट करते हैं। आफ्टर दैट जैसे जैसे हम फॉरवर्ड मूव करते हैं, तो डियर फ्रेंड्स हमारे पास एक फाइलम आता है, उस फाइलम का नेम है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, जहां से एक एनिमल बिलोंग करता है, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। वहां से डियर फ्रेंड्स एक एनिमल बिलोंग करता है जिसकी यहां पे डायग्राम भी बनाई गई है। दिस एनिमल इज नोन एज प्लेनेरिया। इज इट क्लियर? तो प्लेनेरिया जो कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से बिलोंग करता है, इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो प्रोटोनेफ्रिडिया है। जरूरी नहीं है कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस के अंदर ही ये प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स सम एनिलिड्स, फाइलम जो एनिलिडा है वहां से जो एनिमल्स हैं उनको नाम देंगे, एनिलिड्स का नाम देते हैं। तो कुछ जो एनिलिड्स होते हैं उनके अंदर भी पाया जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूं लार्वल मोलस्कस की, लार्वल मोलस्कस यानी कि जो फाइलम मोलस्का है, उस फाइलम मोलस्का के एनिमल्स जब लार्वल स्टेज में होंगे उस वक्त उनके अंदर क्या आपको एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रोटोनेफ्रिडिया देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर?
तो ये बेसिकली प्रोटोनेफ्रिडिया इन एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोटोनेफ्रिडिया होता क्या है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम प्रोटोनेफ्रिडिया की बात कर लेते हैं ना, तो प्रोटोनेफ्रिडिया इज अ नेटवर्क ऑफ टब्यूलर। ये एक टब्यूलर नेटवर्क होता है जो कि हीमोसील के अंदर मौजूद होता है। व्हाट इज हीमोसील? जो इन्वर्टिब्रेट्स की बॉडी कैविटी होगी उसको नाम देंगे हीमोसील, और इस हीमोसील के अंदर इस तरह से जो फ्लूइड मीडियम घूम रहा होगा हम उसको क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज नोन एज, उसको आप बेटा नाम दे देंगे हीमोलिम्फ का नाम दे देंगे। तो उसका जो हीमोलिम्फ है, हीमोसील के अंदर हीमोलिम्फ है, और जो हीमोसील है उसकी बॉडी कैविटी है, उस बॉडी कैविटी के अंदर देखें यहाँ पर मैंने पूरी बॉडी थ्रू आउट द बॉडी एक टब्यूलर स्ट्रक्चर बनाया है। उस टब्यूलर स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? दिस वन इज नोन एज, आपने उसको कह देना है कि ये टब्यूलर स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? प्रोटोनेफ्रिडिया होगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि हर एक स्ट्रक्चर का अपना एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है, इसी तरह से इसका भी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ये है कि ये भी टब्यूलर है, ये भी टब्यूलर है। मेटानेफ्रिडिया भी टब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन दोनों में फर्क इतना होगा कि ये एक ऐसा टब्यूलर स्ट्रक्चर होगा जिसमें कोई भी ओपनिंग मौजूद नहीं होती, यानी कि बॉडी के अंदर किसी किस्म की कोई भी ओपनिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो ओपनिंग होगी वो आउटसाइड द बॉडी होगी नेफ्रिडियोपोर्स के जरिए से। इज इट क्लियर? बात मैंने कहां से स्टार्ट की? मैंने बात स्टार्ट की कि अगर हम इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के बाद जो उनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका नेम है नेफ्रिडिया। दैट्स नेम इज अ नेफ्रिडिया। अगर मैं नेफ्रिडिया की बात करता हूं तो नेफ्रिडिया की दो टाइप्स हैं। पहला जो पुराना नेफ्रिडिया है उसका नाम है प्रोटोनेफ्रिडिया, और जो नई टाइप आई है दैट इज नोन एज अ मेटानेफ्रिडिया। यानी कि प्रोटोनेफ्रिडिया भी कुछ के अंदर है और कुछ के अंदर कौन सा है? मेटानेफ्रिडिया। खैर, हमें प्रोटोनेफ्रिडिया को देखना है। सम टाइम एग्जाम्स के अंदर इसका जो डिफरेंशिएशन है वो भी पूछ लिया जाता है। तो आपने क्या बताना है कि जो प्रोटोनेफ्रिडिया है ये टब्यूलर स्ट्रक्चर तो होगा लेकिन विदाउट इंटरनल ओपनिंग। टब्यूलर स्ट्रक्चर विद हाइफन लगाया मैंने, विदाउट इंटरनल ओपनिंग, उसको क्या नाम दे देंगे? उसको बेटा आप नाम दे देंगे दिस वन इज नोन एज, आपने नाम देना है कि वो प्रोटोनेफ्रिडिया है। पॉइंट नंबर सेकंड, आपने हमेशा याद रखना है कि जो प्रोटोनेफ्रिडिया होता है वो क्या होंगे डियर फ्रेंड्स? ये आपके पास मल्टी सेलुलर होता है, यानी कि जो प्रोटोनेफ्रिडिया होगा ये आपके पास क्या होते हैं? ये मल्टी सेलुलर होंगे, और जो मेटानेफ्रिडिया होगा ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास मल्टी सेलुलर होता है, और ये आपके पास क्या होता है? दिस इज अ यूनिसेलुलर। अब अगर हम इस प्रोटोनेफ्रिडिया की बात करते हैं तो जो प्रोटोनेफ्रिडिया है उसमें यह टब्यूलर सिस्टम तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इस टब्यूलर सिस्टम के अंदर हमें जो एक खास किस्म का सिस्टम देखने को मिलेगा हम उसको नाम देते हैं फ्लेम सिस्टम का। फ्लेम सेल सिस्टम। हमें इसके अंदर कौन सा सिस्टम देखने को मिलेगा? आप बेटा इसके अंदर देखने को मिलेंगे फ्लेम सेल सिस्टम देखने को मिलेगा। अब फ्लेम सेल सिस्टम कौन सा होता है? पॉइंट यही है कि जो फ्लेम सेल सिस्टम है ये फ्लेम सेल सिस्टम कौन सा होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फ्लेम सेल सिस्टम होता है, फ्लेम सेल सिस्टम का मतलब कि ये एक सेल है, ठीक है, इसको नाम देंगे फ्लेम सेल्स का। तो इस फ्लेम सेल के अंदर दिस वन इज नोन एज अ न्यूक्लियस। ये क्या चीज है? ये न्यूक्लियस मौजूद है। और ये फ्लेम सेल कहां पर है? ये फ्लेम सेल, ये जो रेड कलर के अंदर आपको टब्यूल दिखाई दे रही है ना, उस टब्यूल्स का जो इख्तिताम है ये फ्लेम सेल्स पर हो रहा है। और ये फ्लेम सेल सपोज दैट इसी तरह से उसका जो हीमोसील है ना, जो उसकी बॉडी कैविटी है हीमोसील, उसके अंदर ये मौजूद है। अब हीमोसील के अंदर क्या था? हीमोसील के अंदर मैंने कहा था माय डियर फ्रेंड्स हीमोलिम्फ होगा। हीमोलिम्फ का मतलब है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेस्ट मटेरियल जो होंगे इसी तरह से वेस्ट मटेरियल बनते हैं। इसी तरह से इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनेंगे वो कहां पर होंगे? दैट विल बी प्रेजेंट इन द हीमोलिम्फ। अब हीमोलिम्फ में जो वेस्ट मटेरियल होंगे ये वेस्ट मटेरियल यहां से मूव करेंगे, और मूव करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स ये कहां पर मूव करते जाएंगे? दैट विल कम्स इनटू द, ये डिफ्यूज करेंगे, और डिफ्यूज करने के बाद फ्लेम सेल से फ्लेम सेल्स के अंदर आ जाएंगे। जैसे ये फ्लेम सेल्स पे आएंगे तो फ्लेम सेल्स के अंदर वाली साइड पर आपको देखने को मिलेगा टफ्ट ऑफ सिलिया। क्या देखने को मिलेगा? टफ्ट ऑफ सिलिया देखने को मिलेगा। अब ये जो टफ्ट ऑफ सिलिया है ये क्या करेगा माय डियर फ्रेंड्स? ये प्रोपेल करेगा, यानी कि हीमोलिम्फ से जो वेस्ट मटेरियल है वो डिफ्यूज करके, ये जो टब्यूल है इसको मैंने बड़ा करके यहां पर बनाया है, ये डिफ्यूज करके इसके अंदर आएगा। जब ये इसके अंदर आएगा तो ये जो टफ्ट ऑफ सिलिया होगा ये क्या करेगा? इस वेस्ट मटेरियल को क्या करने वाला है डियर फ्रेंड्स? धकेलेगा,
पुश करेगा टूवर्ड्स द टब्यूलर सिस्टम। किस तरफ भेजेगा? टब्यूलर सिस्टम की तरफ भेजेगा। और टब्यूलर सिस्टम के जरिए जब ये पहुंच जाएगा तो टब्यूलर सिस्टम में फाइनली यहां पर पहुंचने के बाद ये आउटसाइड द बॉडी से बाहर की जानिब नेफ्रिडियोपोर्स के जरिए से क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा और वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, जो फ्लैट वर्म्स होते हैं आपके पास, प्लेनेरिया के साथ साथ यहाँ पे लिख लें, जो फ्लैट वर्म्स होते हैं उनके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको प्रोटोनेफ्रिडिया ही देखने को मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स, वो फ्लैट वर्म्स, अब फ्लैट वर्म्स का जिक्र मैंने क्यों किया? अब इसका जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि वो फ्लैट वर्म्स जो कि मौजूद हैं आपके पास मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर या फिर जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में है, वो फ्लैट वर्म्स जो कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं, वो क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स? वो रिलीज करेंगे डाइल्यूट यूराइन। क्या रिलीज करते हैं? डाइल्यूट यूराइन प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि उनके यूराइन के अंदर जो वाटर होगा उसकी कंसेंट्रेशन बहुत हाई होगी। उसके बरक्स वो फ्लैट वर्म्स जो कि पैरासाइटिक होंगे। कौन से फ्लैट वर्म्स? पैरासाइटिक फ्लैट वर्म्स जो कि अपनी होस्ट की बॉडी के अंदर होंगे, वो जब यूराइन प्रोड्यूस करेंगे उसकी जो कंसेंट्रेशन होगी, कंसेंट्रेशन लाइक ऑफ होस्ट बॉडी, तो होस्ट की बॉडी की तरह से उनके अंदर भी क्या होगी? उसकी कंसेंट्रेशन मौजूद होगी। तो एक लास्ट पॉइंट, प्रोटोनेफ्रिडिया को हम ट्रू नेफ्रिडिया नहीं कहते, लेकिन जो आपके पास मेटानेफ्रिडिया होता है ये आपके पास क्या होता है? दैट इज द ट्रू नेफ्रिडिया। तो अगर डिफ्रेंशिएशन आ जाता है तो आपने बेटा बताना है कि जो प्रोटोनेफ्रिडिया है ये पुरानी टाइप है, मेटानेफ्रिडिया नई टाइप है, प्रोटोनेफ्रिडिया ट्रू नेफ्रिडिया नहीं है, मेटानेफ्रिडिया ट्रू नेफ्रिडिया है। यहाँ पर भी टब्यूलर सिस्टम है, यहाँ भी टब्यूलर सिस्टम होगा, थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। फर्क क्या आएगा उसको सीखने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि डियर फ्रेंड्स, ये मेटानेफ्रिडिया मौजूद किस किस में है। मेटानेफ्रिडिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो डायग्राम आपके पास है दैट इज द अर्थवर्म। ये आपके पास अर्थवर्म की डायग्राम है। अब अर्थवर्म की अगर हम बात कर लें या फिर अगर मैं मोस्टली एनिलिड्स की बात कर लेता हूं, ऊपर मैंने बात की थी सम एनिलिड्स की, कुछ जो एनिलिड्स होंगे उसके अंदर ये मौजूद होता है। लेकिन अगर हम अर्थवर्म्स की बात करते हैं या फिर मोस्टली अगर मैं एनिलिड्स की बात करता हूं तो उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? मेटानेफ्रिडिया देखने को मिलेगा। और अगर मोलस्कस की मैं बात कर लेता हूं तो जब मोलस्कस मैच्योर हो जाते हैं तो मोलस्कस के मैच्योर होने के बाद उनके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया के बजाय मेटानेफ्रिडिया डेवलप्ड होता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर भी जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हम एक अर्थवर्म की बात कर लेते हैं तो अर्थवर्म की जो बॉडी होती है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है। फुल उसकी बॉडी के अंदर क्या आपको देखने को मिलेंगे? आपको सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है उसकी। मेटामेरिकली सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि उसकी बॉडी बाहर से भी आपको उसके बाकायदा टुकड़े दिखाई देंगे, सेगमेंट्स आपको दिखाई देगा कि उसकी बॉडी के अंदर कट लगे हुए हैं, टुकड़े हैं। और अगर हम उसको अंदर से देखते हैं उसकी बॉडी को तो उसके अंदर वाली साइड पर भी देखें, हर जो टुकड़ा है वो सेपरेट है। तो एक ऐसे सेगमेंटेशन जिसमें बाहर से और अंदर वाली साइड से दोनों तरह से सेगमेंटेशन हो, उसको आपने नाम देना है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब यहां पर देखिए, यहां पर डियर फ्रेंड्स जो आपके पास मेटानेफ्रिडिया है, मेटानेफ्रिडिया में अगर मैं देखूं तो यहां पर भी टब्यूलर सिस्टम है, इधर भी टब्यूलर सिस्टम था। लेकिन यहां पर देखिए जो टब्यूलर सिस्टम है, टब्यूलर सिस्टम में एक ओपनिंग मौजूद है और वो ओपनिंग बॉडी के अंदर है। यहां पर ओपनिंग मौजूद थी लेकिन वो बॉडी से बाहर थी, यानी कि हमने कहा था कि टब्यूलर सिस्टम विदाउट इंटरनल ओपनिंग, अंदर वाली साइड पे कोई ओपनिंग नहीं थी, यानी कि जो हेमोसील था, सील में किसी किस्म की कोई ओपनिंग नहीं थी। लेकिन यहां पर अगर हम इसकी बॉडी कैविटी की बात करते हैं जो कि ये है आपके पास हीमोसील, तो इस हीमोसील के अंदर आपको क्या देखने को मिल रही है? इंटरनल ओपनिंग देखने को मिल रही है। तो यहां पर आपने कैसे डिफाइन करना है? आपने कहना है कि टब्यूलर सिस्टम विद इंटरनल ओपनिंग, हम उसको क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज नोन एज, उसको नाम दे देंगे मेटानेफ्रिडिया का। अब डियर फ्रेंड्स, होने वाला यूं है कि अगर हम मेटानेफ्रिडिया की बात करते हैं तो मेटानेफ्रिडिया के कुछ पार्ट्स होते हैं, उनमें इसका एक पहला पार्ट है जिसको हम नाम देंगे नेफ्रोस्टोम। दूसरा जो पार्ट होता है उसको नाम देते हैं नेफ्रिडियल कैनाल या टब्यूल्स भी कहते हैं, नेफ्रिडियल टब्यूल्स। उसके बाद आपके पास आ जाएगा नेफ्रिडियोपोर, और चौथा जो होता है वो है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज।
तो ये वो 4 पार्ट्स हैं जो मेटानेफ्रेडिया के होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा कि जो हीमोसील है, हीमोसील के अंदर इस तरह से फ्लूइड मीडियम होगा जिसको क्या नाम देंगे, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ के अंदर क्या बनते हैं, हीमोलिम्फ के अंदर वेस्ट मटेरियल्स मौजूद होंगे। अब वो जो वेस्ट मटेरियल हैं, देखें इस सेगमेंट के जो वेस्ट मटेरियल हैं उसको कलेक्ट कौन कर रहा है, उसको उससे अगले सेगमेंट वाला जो मेटानेफ्रेडिया है वो कलेक्ट कर रहा है। यानी कि जो मेटानेफ्रेडिया जिस सेगमेंट के अंदर मौजूद होगा वो कलेक्ट करेगा, अपने से पहले वाला जो सेगमेंट होगा उस सेगमेंट में मौजूद वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करेगा। यानी कि ये वाला मेटानेफ्रेडिया असल में सेगमेंट्स को कलेक्ट कर रहा है, और वो सेगमेंट किसके हैं, वो इसके सेगमेंट्स को कलेक्ट कर रहा है। यानी कि हीमोलिम्फ के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा वो वेस्ट मटेरियल यहाँ से मूव कर जाएगा, और किधर मूव करेगा, वो इस मेटानेफ्रेडिया के अंदर मूव कर जाएगा जो कि ट्रू नेफ्रेडिया है। और किस, ये जो ओपनिंग है जो कि इंटरनल ओपनिंग, द इंटरनल ओपनिंग ऑफ द मेटानेफ्रेडिया, द इंटरनल फनल शेप्ड ओपनिंग ऑफ द मेटानेफ्रेडिया इज नोन एज इसको क्या नाम दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे नेफ्रोस्टोम का नाम देते हैं। अब वेस्ट मटेरियल जो है वो नेफ्रोस्टोम के जरिए से डिफ्यूज करके इसमें आ जाएगा, और ये जो सिस्टम होगा इसको हम नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज, इसको हम कहेंगे नेफ्रिडियल टब्यूल्स का। क्या नाम देंगे इसको डियर फ्रेंड्स, हम नाम देंगे नेफ्रिडियल टब्यूल्स का। तो ये इस तरह से नेफ्रिडियल टब्यूल में आ गया। अब अगर हम नेफ्रिडियल टब्यूल की बात कर लेते हैं तो नेफ्रिडियल टब्यूल के बिल्कुल इर्द गिर्द इस तरह से बाकायदा माय डियर फ्रेंड्स आपको नेटवर्क देखने को मिलता है। यानी कि जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा जिसमें आइंस होंगे, वाटर होंगे, वो सारे के सारे कहां पर आ जाएंगे, डैट कम्स इनटू द ये नेफ्रिडियल टब्यूल में आ गए। और जब ये नेफ्रिडियल टब्यूल में आएंगे तो देन रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहां पे स्टार्ट हो जाएगा, नेफ्रिडियल टब्यूल में स्टार्ट हो जाएगा। तो जब नेफ्रिडियल टब्यूल में यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा तो जितने भी इंपॉर्टेंट आइंस हैं, साल्ट्स होंगे, सम टाइम वाटर होता है, इस तमाम चीज़ों को क्या कर लिया जाएगा, रीएब्जॉर्ब करके वापस इस कैपिलरीज के अंदर जो नेटवर्क होगा वहां पर डिफ्यूज कर जाएंगे। पीछे फाइनली जो आपके चीज पास जो स्ट्रक्चर बच जाएगा वो आपके पास होगा यूराइन, और जो यूराइन होगा वो एक एक्सटर्नल ओपनिंग जिसका नाम है नेफ्रिडियोपोर, उसके जरिए से बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से जो मेटानेफ्रेडिया है वो वर्क कर रहा है, और इसी तरह से ये मेटानेफ्रेडिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज आपके पास है मालफिजियन टब्यूल्स। माय डियर फ्रेंड्स अगर मैं मालफिजियन टब्यूल्स की बात कर लेता हूं तो मालफिजियन जो टब्यूल्स हैं ये मोस्टली तौर पर आपको देखने को मिलेंगी कॉकरोच के अंदर, और इसके अलावा ये आपको देखने को मिलेंगे इंसेक्ट्स के अंदर। अगर मैं किंगडम एनिमेलिया की बात कर लेता हूं, किंगडम एनिमेलिया के अंदर सिर्फ उन एनिमल्स में मालफिजियन टब्यूल्स आपको देखने को मिलेंगी जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम से मिला होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम, देखें प्लस लिखा है, यानी कि जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मिला हुआ होगा उसको, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको मालफिजियन टब्यूल्स देखने को मिलेगा। अब मालफिजियन टब्यूल्स असल में होती क्या है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखें ये अगेन इन्वर्टिब्रेट्स की बॉडी कैविटी को हम हमेशा क्या नाम देंगे, हीमोसील का, और इसके अंदर जो फ्लूइड मीडियम होगा जो कि वेस्ट मटेरियल भी जिसके अंदर होंगे उसको क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज हीमोलिम्फ का। तो अब हीमोसील भी आ गई और इसके अंदर आपके पास आ गया हीमोलिम्फ भी आ चुका है। इज इट क्लियर? अब यहां पर होगा यूं कि आपको मालफिजियन टब्यूल को समझना है कि है क्या। डियर फ्रेंड्स ये उसका माउथ वाला रीजन है, इधर उसका आ गया माउथ वाला हिस्सा, माउथ वाले हिस्से के बाद ये उसका डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हुआ है, यानी कि फॉरगट, उसके बाद ये मिड गट, देन ये आ गई हाइंड गट, हाइंड गट के बाद ये आ गया उसका रेक्टम वाला पोर्शन, और उसके बाद ये उसका एक्सटर्नल ओपनिंग मौजूद है। यानी कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, फॉरगट, फिर आपको मिड गट, और फिर आपको हाइंड गट, और उसके बाद आपको रेक्टम, और उसके बाद आपको उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग जिसके जरिए से वेस्ट मटेरियल ने बॉडी से निकल जाना है। अब देखें होगा कुछ यूं कि ये देखें उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ यहां पर देखें मैंने बाहर की जानिब एक टब्यूल्स बनाई हुई हैं। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ये जो टब्यूल्स कनेक्टेड हैं, क्या कहा, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ये जो टब्यूल्स इस तरह से कनेक्टेड की गई हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये जो टब्यूल्स हैं इन्हीं टब्यूल्स को हम नाम देंगे मालफिजियन टब्यूल्स का। व्हाट इज मालफिजियन टब्यूल्स?
हम कहेंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो टब्यूल्स कनेक्टेड हैं, जो कि उसकी हीमोसील के अंदर मौजूद हैं, उन टब्यूल्स को कहेंगे मालफिजियन टब्यूल्स। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स जो मैकेनिज्म है पीछे से थोड़ा डिफरेंट होगा। डिफरेंट कैसे होगा, ये देखिए, ये मैंने स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा करके आपको बनाया, यहां से स्ट्रक्चर मैंने उठा लिया और यहां पे बड़ा करके दिखाया। तो ये उसकी आगे माय डियर फ्रेंड्स हाइंड गट। हाइंड गट के साथ इस तरह से टब्यूलर सिस्टम अटैच है, जिसको हम नाम देंगे मालफिजियन टब्यूल का। तो यहां पर बेटा होगा कुछ इस तरह से, जो पोटाशियम के आयंस होंगे, पोटाशियम आयंस, ये पोटाशियम आयंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से मूव कर जाएंगे इस टब्यूलर सिस्टम के अंदर। पोटाशियम के आयंस देखिए, मैं लेके आ रहा हूं इनको। पोटाशियम के आयंस कैसे मूव कर गए, पोटाशियम के आयंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के जरिए से मूव कर जाएंगे। अब जैसे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से मूव करके जाएंगे इस मालफिजियन टब्यूल्स के अंदर, देन क्या होने वाला है कि डियर फ्रेंड्स, इसका पीछा करते 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 क्या होंगे, जितना भी वाटर होगा उसके साथ जो आयंस होंगे या फिर जो साल्ट्स होंगे या फिर जो वेस्ट मटेरियल हैं, यानी कि जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होंगे, वो तमाम के तमाम चीज़ें उसके पीछे मूव करते करते इन मालफिजियन टब्यूल्स में आने के बाद ये जो हाइंड गट है वहां पर आ जाएंगे। हाइंड गट का जो नेक्स्ट पोर्शन होता है उसके आगे वाले हिस्से को नाम देते हैं रेक्टम का। तो डियर फ्रेंड्स, इनके अंदर भी रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, लेकिन जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा वो कहां पर होगा, वो होगा आपके पास रेक्टम के अंदर। तो रेक्टम में क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन होगी, और रीअब्जॉर्प्शन के होने के बाद बाकी जो वेस्ट मटेरियल होगा वो वेस्ट मटेरियल यूरिक एसिड की फॉर्म के अंदर, यहां से याद रखना है किस फॉर्म के अंदर, यूरिक एसिड की फॉर्म के अंदर बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर आपका जो वर्किंग है और जो मालफिजियन टब्यूल्स है उसके वो किस तरह से काम करता है वो कंप्लीट हो चुका है। होप सो आपको ये लेक्चर यहाँ तक समझ आ चुका है। अब पीछे दो स्ट्रक्चर रह गए हैं, एक है एंटीनल ग्लैंड और दूसरे है कोएक्सियल ग्लैंड्स। एंटीनल ग्लैंड्स और कोएक्सियल ग्लैंड्स के जो लेक्चर हैं डियर फ्रेंड्स, जो टॉपिक हैं वो कवर अप किए हैं, और उसके जो लिंक्स होंगे वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे या आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप वहाँ से काइंडली जाके अप्रोच कर सकते हैं और उनको भी डिटेल के अंदर कवर अप कर सकते हैं। सो दैट्स इट, यही आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डियर फ्रेंड्स इसको काइंडली बस शेयर कर दीजिएगा और कुछ नहीं, और स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।